हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका आज एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस के बारे में। इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। जैसे ही हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपना पार्ट सेकंड करेंगे और उसके बाद अपना लास्ट पार्ट कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले सेशंस की। ये रहा पहले सेशंस का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास 2 टाइप से पूछा जा सकता है। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप से पूछा जा सकता है। एक टाइप से उसने ऑलरेडी पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग। हो सकता है वो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में वो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग भी पूछ सकता है। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक चैनल सेक्शन इज प्लेस्ड एन इंक्लाइंड पोजीशन, कि एक चैनल सेक्शन है जिसको प्लेस किया गया है आपका एक इंक्लाइंड पोजीशंस में। कैरी ए वर्टिकल लोड्स, जो किस तरह का लोड कैरी कर रहा है सर, आपके पास वर्टिकल लोड कैरी कर रहा है एज शोन इन द फिगर। आपको एक डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। इफ द अप्लाइड मोमेंट फॉर द चैनल इज m, जिसके ऊपर अप्लाइड मोमेंट कितना आ रहा है, ये m आ रहा है। अब जो ये अप्लाइड मोमेंट m आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपके पास इस वर्टिकल लोडिंग के कारण आ रहा होगा। ड्यू टू वर्टिकल लोड, उसने साफ बोला है। द m x x इज गिवन बाय, आपको मोमेंट निकालना है किसके लॉन्ग सर, x एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। देखिएगा आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा 7th क्लास में, कि आप एक ग्राफ प्लॉट करते थे जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते थे y एक्सिस और x एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह का आपको ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास क्या है सर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे सर, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं सर, इसको x एक्सिस बोला जाएगा, कुछ यही बोला जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके y कंपोनेंट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, y एक्सिस बोलेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन से कंपोनेंट आएंगे सर हमारे पास, वो आएंगे सर वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सर मेरे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए हैं और यहाँ पे सर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गए। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे किसके रिस्पेक्ट में आएंगे, ये आपकी कॉस थीटा के फॉर्म में हो सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे पास साइन थीटा की फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरह से ये बात कर रहा है। आज देखिएगा कि जो आज का चैनल सेक्शन है कि कहाँ पे फिक्स किया गया है, आपके इंक्लाइंड पोजीशन पे फिक्स किया गया है। अब जो हमारे पास यहाँ पे इंक्लाइंड पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है, देख लेते हैं कैसी है सर। आपके पास कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इंक्लाइंड पोजीशन है, और इंक्लाइंड पोजीशन का जो यहाँ पे एंगल दिया है वो आपके पास 30 डिग्री दिया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, एक चैनल सेक्शंस को प्लेस करना है। अब जब चैनल सेक्शन को प्लेस करना है तो प्लेस होगा कुछ इस तरह से। देखिएगा ये मान लेते हैं आपके पास ये x एक्सिस है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ये मान लेते हैं x एक्सिस है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, ये मान लेते हैं आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, कुछ ऐसे ही हो गया है सर। ये बोल दिया आपने, ये मेरे पास x एक्सिस हो गया है, बिल्कुल सही। इसको हम x एक्सिस लिख देते हैं, और ये कंपोनेंट आपका y एक्सिस हो गया है, तो इसको मैं y एक्सिस बोल देता हूँ। क्लियर है? कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चैनल सेक्शंस को प्लेस किया गया है। अब देखिएगा सर, चैनल सेक्शंस भी हम बना लेते हैं। चैनल सेक्शन कुछ इस तरह से प्लेस किया गया होगा। ये हैं आपके पास कुछ चैनल सेक्शंस, इसके ऊपर कुछ फिक्स किया गया है कुछ इस तरह से आपके पास चैनल सेक्शंस को। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या आ रहा है आपके पास सर, लोड भी आ रहा है। तो लोड भी हम दिखाएंगे कुछ कैसा लोड आ रहा है सर, इसके ऊपर आपका वर्टिकली आ रहा है, जिसको आप प्लेन ऑफ लोडिंग बोल सकते हैं। तो प्लेन ऑफ लोडिंग कहाँ पे है सर, कुछ इसका आपके पास यहाँ पे आ रहा है। दिस इज द प्लेन ऑफ लोडिंग। थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। इसका प्लेन ऑफ लोडिंग कहाँ पे है सर, इसका प्लेन ऑफ लोडिंग आ रहा है कुछ इसके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये है इसका सर प्लेन ऑफ लोडिंग है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है सर मेरे पास, दैट इज प्लेन ऑफ लोडिंग है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस थीटा की, तो यहाँ पे थीटा कितना है सर हमारे पास, 30 डिग्री का है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी आपका एंगल कितना होगा सर आपके पास, ये भी आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहा है कि फॉर वर्टिकल लोडिंग, कि जब हमारे पास कैसी है सर,
वर्टिकल लोडिंग है, वर्टिकल लोडिंग है, और अबाउट द किसके एक्सिस के लॉन्ग, वर्टिकल लोडिंग किस एक्सिस के लॉन्ग है आपके पास, हॉरिजेंटल एक्सिस के लॉन्ग है, अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस इज मोमेंट m। तो मोमेंट भी डेवलप्ड होगा आपके पास, जो यहाँ पे एंगल रहेगा, द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, हॉरिजेंटल एक्सिस के बीच में, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज कितना रहेगा आपके पास, थीटा यहाँ पर वो रहेगा 30 डिग्री। क्लियर है। तो आज उसने क्या बोला है, आज आपको बताना है कि एम एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखिएगा, अगर जब मोमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा एम एक्स, अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग बात करता हूँ तो इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, दैट इज एम वाई वाई। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे जो एम एक्सिस रहेगा आपके पास, एम एक्सिस में कौन से कंपोनेंट रहते हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर एम एक्स एक्स कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एम कॉस थीटा लिख दो, आप डायरेक्ट एम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं वाई की बात करता हूँ एम वाई वाई की, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सर एम साइन थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है। बट आज उसने वर्टिकल के कंपोनेंट नहीं पूछे हैं आपसे, उसने किससे पूछे हैं सर, हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट पूछे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो होगा आपके पास उसको देखिएगा। अब हम बात करेंगे थीटा की, तो थीटा कितना है सर आपके पास 30 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा सर m cos 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपके पास m sin 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m sin 30 डिग्री। क्लियर है, sin 30 डिग्री। क्लियर है। तो अब जब हम बात करते हैं किसकी सर, यहाँ पे अगर जब हम cos 30 की वैल्यू देखते हैं तो cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर √3/2m लिख सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम sin 30 की वैल्यू बात करते हैं तो sin 30 कितना होता है सर 1/2 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपके पास 1/2, तो हम लिख सकते हैं इसको m/2 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो आज किसकी बात की गई उसने, mxx इज गिवन बाय, तो mxx कितना होगा आपके पास सर √3/2m होगा, या 1/2m होगा, या 1/2m होगा, या 2m होगा। तो ये है आपके पास दैट इज mxx, और ये है सर 1/2m, ये है आपके पास myy है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चंस के पूछने के चांसेस अभी और भी बन सकते हैं। क्लियर है। आज तो उसने इसको x के रिस्पेक्ट में पूछा है, कल को हो सकता है वो आपसे y के रिस्पेक्ट में पूछ ले सकता है। क्लियर है। यहाँ तो उसने चैनल सेक्शन को प्लेस किया है, कल को हो सकता है वो आपके एंगल सेक्शन को प्लेस कर दे, एज ए आई सेक्शन को प्लेस कर दे, एज ए टी सेक्शन को प्लेस कर दे, कोई भी सेक्शन आपको यहाँ पर वो दे सकता है। क्लियर है। कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो किसी भी क्वेश्चंस में आप गलती नहीं कर सकते। डियर क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग को चेक कर रहा है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर आपने पूरी डिग्री में बहुत अच्छे से स्टडी की होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत इजीली आंसर दे पाओगे। क्लियर है। देखिएगा, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चंस को गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपको पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस के बाद अगर 2 ऑप्शन बचते हैं और 2 ऑप्शंस में अगर आपकी लड़ाई है तो वहां पे आप तुक्का लगा सकते हैं, बट हर एक क्वेश्चंस में तुक्का नहीं लगता डियर। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक जेड पर्लिन दिया गया है, मे बी फिक्स्ड आइदर ए ओरिएंटेशन एंड आइदर बी ओरिएंटेशन। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक सर जेड पर्लिन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर, आपके पास जेड पर्लिन्स की बात की जा रही है। ठीक है। अब जो जेड पर्लिन्स की बात की जा रही है उसका सर ए ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, और उसके बी ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम ए ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, ए ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, और उसके बी ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। और दोनों ओरिएंटेशंस कैसे बोल रहा है सर, आपके पास फिक्स्ड बोल रहा है। तो हम बोल सकते हैं दोनों ओरिएंटेशंस कैसे हैं सर, हमारे पास फिक्स्ड होंगे।
तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जब सर दोनों ही ओरिएंटेशन, इसका ए एंड बी और इसका बी एंड बी, जब दोनों ही एंड इसके फिक्स होंगे तो सिंपल सा फंडा है कि इसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होंगे वो भी क्या होंगे सर हमारे पास सेम होंगे। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि जो सर इसके फ्लेक्सुरल पैरामीटर होंगे, दोनों के फ्लेक्सुरल पैरामीटर्स वो भी क्या होंगे सर आपके पास सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो सर इसके फ्लेक्सुरल पैरामीटर्स होंगे वो भी क्या होंगे सर आपके पास सेम होंगे। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा कि सर ये फ्लेक्सुरल पैरामीटर्स कौन से होंगे। देखिएगा फ्लेक्सुरल पैरामीटर्स से अगर मैं इस जेट पर्लिन की बात करता हूं तो उसका सेक्शन मॉडुलस हो सकता है, क्या हो सकता है सर। देखिएगा पैरामीटर्स में आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, 3 तो आपके पास मेनली याद रखने ही रखने हैं। ये 3 कौन कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं सर। एक तो हो सकता है आपके पास दैट इज सेक्शन मॉडुलस, तो हम लिख देते हैं सेक्शन मॉडुलस हो सकता है, सेक्शन मॉडुलस जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास सेंटर ऑफ फ्लेक्सर हो सकता है, सेंटर ऑफ फ्लेक्सरल हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है आपके पास, तीसरा हो सकता है आपके पास शेयर सेंटर हो सकता है, शेयर सेंटर हो सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें, चाहे हम सेक्शन मॉडुलस की बात करते हैं, सेंटर ऑफ फ्लेक्सर की बात करते हैं या शेयर सेंटर की बात करते हैं। शेयर सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ फ्लेक्सर को COF बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके पास सेम होंगे कब, जब दोनों ही ओरिएंटेशंस कैसे होंगे सर हमारे पास फिक्स्ड होंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी होगा जब उसका सीजी क्या कर रहा होगा, आपके पर्लिन के सीजी के साथ मैच कर रहा होगा, कि इसका भी कुछ ना कुछ सीजी होगा। देखिएगा ध्यान सीजिएगा, इस सेक्शन मॉडुलस का, सेंटर ऑफ का, यानी कि आपके दोनों ही ओरिएंटेशन का सीजी और आपके पर्लिन का सीजी क्या कर रहे होंगे, आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सर ऐसा तभी होगा जब इनका सीजी क्या कर रहा होगा सर आपस में कोइंसाइड कर रहा होगा, सीजी कोइंसाइड, सीजी क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड ऑफ पर्लिन कर रहा होगा, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, आपका ओरिएंटेशन जब फिक्स्ड होंगे। और जब इनका सीजी कोइंसाइड कर रहा होगा पर्लिन के साथ, तो उस कंडीशन में आपके पास दोनों ही ओरिएंटेशंस क्या होंगे, इक्वली एफिशिएंट होंगे। तो आप लिख सकेंगे ऐसी कंडीशंस में बोथ ओरिएंटेशन एफिशिएंट होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा आपके पास सर, बोथ ओरिएंटेशंस क्या होंगे सर आपका, इक्वली एफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ कहीं से नहीं कैच करना है, इसका ये करना है इसके दोनों ओरिएंटेशन कैसे है आपके पास फिक्स्ड है। अब जब दोनों ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है वो क्या रहेंगे हमारे पास सर, सेम रहेंगे। यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लिख दो आप, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस हो सकता है, सेंटर ऑफ फ्लेक्सर हो सकता है, शेयर सेंटर हो सकता है। और ये क्या कर रहे होंगे, आपके सीजी के साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे आपके पर्लिन के साथ। तो उस कंडीशन में दोनों ही ओरिएंटेशंस क्या होंगे आपके पास, इक्वली एफिशिएंट होंगे। हाँ, अगर वो क्या बोल देता, एक ओरिएंटेशन फिक्स बोल देता, दूसरा ओरिएंटेशन को हिंज बोलता, तो दोनों ही इक्वली क्या नहीं हो सकते, वो आपके पास एफिशिएंट नहीं हो सकते। बट अगर दोनों ही सर कैसे होंगे, आपके हिंज हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। आपके पास सपोर्टिंग कंडीशन दोनों एंड कैसे रहनी चाहिए, आपके पास सिमिलर रहनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों एंड आपके पास सिमिलर रहेगी तो उस कंडीशन में जो मेरे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होंगे वो क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा ओरिएंटेशन ए स्ट्रक्चरली मोर एफिशिएंट देन ओरिएंटेशन बी। नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि सर ए भी फिक्स्ड है आपके पास, ए भी फिक्स्ड है और सर बी भी फिक्स्ड है। जब दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों ही एंड सपोर्टिंग कंडीशन सेम है, तो उस कंडीशन में सर वो इक्वली होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है ओरिएंटेशन बी स्ट्रक्चर इज मोर, नहीं सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि बोथ द ओरिएंटेशन आर स्ट्रक्चरली इक्वल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया है स्टूडेंट, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन द सिंप्लीफाइड डिजाइन ऑफ एंगल आयरन पर्लिन्स, किसकी बात कर रहा हो, एंगल आयरन पर्लिन्स की बात कर रहा है।
ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशंस वुड नॉट बी वैलिड। आपको कुछ नीचे एजम्पशंस दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एजम्पशंस आपके पास वैलिड नहीं है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सर, हम बात कर रहे हैं आपके पास एंगल आयरन पर्लिन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल आयरन पर्लिन्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे एंगल आयरन पर्लिन्स होता है वो कैसा सेक्शन होता है, सिमेट्रिकल सेक्शन होता है या अनसिमेट्रिकल। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके एसएससी जेईई में पूछा जा सकता है। जो हमारे पास एंगल आयरन पर्लिन्स होता है वो सर अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है। कैसा होता है सर, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है अबाउट द बोथ एक्सिस, अबाउट दोनों एक्सिस के लॉन्ग, आपके मेजर एक्सिस के लॉन्ग भी और माइनर एक्सिस के लॉन्ग भी। मेजर एक्सिस भी लिख देता हूं यहाँ पर, ये होगा सर मेजर एक्सिस के लॉन्ग भी और आपका सर माइनर एक्सिस के लॉन्ग भी। क्लियर है इतना आपको? किसकी बात कर रहे हैं हम सर, एंगल आयरन पर्लिन्स की बात कर रहे हैं। तो एंगल आयरन पर्लिन किस तरह का सेक्शन होता है आपके पास, अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है, दोनों एक्सिस के अलोंग होता है। क्लियर है? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रिसिजन है वो देखिएगा। अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 के मुताबिक अगर हम देखते हैं, ठीक है, हालांकि आज भी इस कोड को हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चंस कब पूछा गया था सर, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 1998 में पूछा गया था। तो किस कोड को फॉलो कर रहे होंगे सर, 1984 को फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्या है एजम्पशन था उसका, कोड ने क्या बोला था, कोड ने ये बोला था कि जो स्लोप ऑफ ट्रस रहेगा वो लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ ट्रस रहेगा, स्लोप ऑफ ट्रस जो रहेगा वो लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा, मतलब ये रहेगा। अगर मैं दूसरे कोडल प्रिज्म की बात करता हूं कि बेंडिंग मोमेंट, कि जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस, उसको क्या किया जाएगा सर आपके पास, नेग्लेक्ट किया जाएगा, नेग्लेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारी यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस रहेगा उसको क्या मानेंगे हम सर, नेग्लेक्ट मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज, वो कितना रहेगा आपके पास, थर्ड पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज वो कितना रहेगा आपके पास, WL/10 रहेगा। ठीक है, WL/10। जहां पे अगर मैं इस W की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यहाँ पे इस W की बात करता हूं, वो क्या है आपके पास, लोड है। और लोड भी किसकी फॉर्म में रहेगा आपके पास, यहाँ पर यूडीएल की फॉर्म में रहेगा। और यूडीएल रहेगा किस में रहेगा सर, किलो न्यूटन में रहेगा। एल क्या है सर आपके पास, एल है सर हमारे पास स्पान लेंथ। ठीक है, बिल्कुल सही। तीसरा हो गया है। अब हम फोर्थ देखते हैं। चौथा क्या है आपके पास, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पर अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो आपका कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस्ड। उसको हम क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, जितना है वो उतना का उतना ही रहेगा। तो देखिएगा जरा वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द, अभी लोड की बात हम बाद में करेंगे, इसको आप रेस्ट में रखिएगा। सेकंड बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस इज कंसीडर। मैंने क्या लिखा कि बेंडिंग अबाउट द माइनर एक्सिस इज नेग्लेक्टेड, तो क्या बोला, कंसीडर। नहीं, गलत हो गया है सर। तो आपको तो बताना है कौन सी एजम्पशंस वैलिड नहीं है सर, बी एजम्पशंस वैलिड नहीं है। हम क्या करते हैं सर, आपके एंगल ऑफ आयरन पर्लिन्स अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 के मुताबिक कि जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होता है माइनर एक्सिस के लोग, उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ना कि कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस, वही तो लिखा है अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस। तो ये भी क्या हो गया सर आपके पास, सही है, ये भी सर ट्रू है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लोप ऑफ द रूफ शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री। बिल्कुल, जो स्लोप ऑफ ट्रस रहेगा आपके पास क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा। तो ये भी क्या है सर आपके पास, ट्रू है। अब हम लोड के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। 4 एजम्पशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, अब हम फिफ्थ भी देख लेते हैं। फिफ्थ एजम्पशंस क्या रहेगी आपके पास कि जो हमारे पास विड्थ ऑफ एंगल ऑफ पर्लिन्स रहेगा, तो देखिएगा विड्थ ऑफ एंगल ऑफ पर्लिन्स जो रहेगा
वो क्या रहेगा सर आपके पास, वो रहेगा पैरेलल टू दी सरफेस रहेगा। क्या रहेगा सर, पैरेलल टू दी सरफेस रहेगा, और पैरेलल टू दी सरफेस रहेगा, शुड नॉट लेस देन, वो आपके पास L बाई किससे कम नहीं होना चाहिए सर, L बाई 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपके पास फिफ्थ हो गया है। 6 देखते हैं। 6 है कि विड्थ ऑफ एंगल ऑफ पर्लिन्स नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप, सरफेस शुड नॉट बी लेस देन L बाई 45, किससे कम नहीं होना चाहिए सर, L बाई 45 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही तो उसने बात की थी कि जो लोड ऑफ कंपोनेंट एक्ट करेंगे और नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसीडर, बिल्कुल, वो नॉर्मल भी हो सकता है और आपके पास पैरेलल भी हो सकता है। तो ये भी क्या है सर मेरे पास यहाँ पे ट्रू है। 3 यहाँ पे एजम्पशंस वैलिड थी, एक एजम्पशंस यहाँ पे वैलिड नहीं थी। कौन सी एजम्पशंस वैलिड नहीं थी सर, आपकी बी एजम्पशंस यहाँ पर वैलिड नहीं थी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ P इज द बेसिक विंड प्रेशर, P क्या है हमारे पास, बेसिक विंड प्रेशर है फॉर द बिल्डिंग विद लार्ज ओपनिंग, डिजाइन प्रेशर ऑन वॉल इज टेकन एज। क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास हम बात कर रहे हैं आपके इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस की, और इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस में क्या होता है, जब आपके विंड का इफेक्ट कंसीडर किया जाता है तो उस कंडीशंस में अगर आपकी बिल्डिंग की ओपनिंग क्या है बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में आपका डिजाइन प्रेशर ऑफ वॉल क्या होगा, वो आपके पास 0.5 P होगा, 0.7 P होगा, 1.0 P होगा या 1.2 P होगा। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है सर, आपके पास बात की जा रही है डिजाइन विंड फोर्स ऑन रूफ की। तो देखिएगा डिजाइन विंड फोर्स ऑन रूफ की बात की जा रही है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं आपके पास एज ए डिजाइन प्रेशर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, और डिजाइन प्रेशर बोल सकता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जो डिजाइन प्रेशर है उसको मैं यहां पे सपोज करो P से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, सपोज कीजिएगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे डिजाइन विंड प्रेशर होगा वो क्या होगा आपके पास, P इज इक्वल टू वो हो जाएगा CPE माइनस CPI, ठीक है, इनटू PZ इनटू A, PZ आपके फुट में है, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, PZ ले सकते हो, आप एज ए P मान सकते हो, क्योंकि उसने क्या माना, इसको P माना है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, सर P है, P इंटू A हो गया है, इसको आप एजिटेड रहने दीजिएगा भी। क्लियर है कि जो डिजाइन विंड फोर्स ऑन रूफ होगा, या आपके पास हम बात करते हैं डिजाइन प्रेशर किसके इक्वल होगा, CPE माइनस CPI इंटू P इंटू A क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम इसको अगर लिखना चाहे A क्या है आपके पास, और सर P क्या है आपके पास, ठीक है। P क्या है सर मेरे पास, डिजाइन विंड प्रेशर है, तो आप लिख सकते हैं P सर मेरे पास हो गया है डिजाइन विंड प्रेशर्स, डिजाइन विंड प्रेशर्स हो गया है, क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं A की बात करता हूं, A क्या आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, सर आपके इस CPE की और इस CPI की। अब देखिएगा CPE क्या है और CPI क्या है। E मींस क्या हो गया यहाँ पे, एक्सटर्नल विंड प्रेशर, E से हो गया एक्सटर्नल, P से हो गया विंड प्रेशर, ठीक है, C से हो गया कोफिशिएंट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोफिशिएंट, इसको बोल सकते हैं सर हम एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं CPI की, तो ये क्या एक्सटर्नल, ये है I से इंटरनल, तो I से हो गया सर हमारे पास इंटरनल विंड प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोफिशिएंट होता है और इंटरनल विंड प्रेशर कोफिशिएंट होता है, किस पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोफिशिएंट वो किस पे डिपेंड करते हैं, स्लोप ऑफ रूफ पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स
किस पे करते हैं सर? स्लोप ऑफ रूफ पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं सर? स्लोप ऑफ रूफ पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर इसकी, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं सर? आपके इंटरनली ये डिपेंड करते हैं सर हमारे पास डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे। तो ये भी आप लिख सकते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं सर? डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तभी मैंने आपको बताया है। तो यहां से क्लियर हुआ है कि जो डिजाइन ऑफ विंड फोर्स ऑन रूफ बोलो या डिजाइन प्रेशर बोलो, क्या होता है? सीपीई माइनस सीपीआई इंटू पी इंटू ए। पी क्या है आपके पास? डिजाइन विंड प्रेशर है, और आपके पास यहाँ पर ए क्या है सर? क्रॉस सेक्शन एरिया एलिमेंट है, और सीपीई क्या है? एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट एंड इंटरनल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट है। एक्सटर्नल किस पे डिपेंड करता है? स्लोप ऑफ द रूफ पे डिपेंड करता है, और इंटरनल किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है। अब कंडीशंस क्या है? यहाँ पे डिग्री ऑफ परमेबिलिटी की कंडीशंस आपके पास दे दी गई है, यानी कि किसकी वैल्यू की बात कर रहा हो? आपके पास सीपीआई की बात कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर कि बिल्डिंग विद लार्ज ओपनिंग डिजाइन प्रेशर्स, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कि अगर सर हमारे पास क्या हो? हाई परमेबल बिल्डिंग हो, इन केस नोट पॉइंट लिखिएगा, इन केस हाई परमेबल बिल्डिंग हो, हाई परमेबल बिल्डिंग हो, तो उस केस में क्या होता है? आपके पास बिल्डिंग है वो मोर 20% ओपनिंग हो, हैव मोर देन 20% ओपनिंग हो, तो उस कंडीशन में सीपीआई, यानी कि सीपीआई बोले तो आपके पास दैट इज इंटरनल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट जो होगा वो आपके पास प्लस माइनस 20% हो। सब पर भी प्लस माइनस कितना होगा आपके पास सर? होगा 0.70 होगा। कितना होगा सर? 0.70 होगा। आज किस तरह क्या है? आपके पास लार्ज ओपनिंग की बात की जा रही है, तो जब लार्ज ओपनिंग की बात की जा रही है तो वहां पे कितना होगा सर? 0.70 होगा। अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, उसने ना तो एक्सटर्नल से रिलेटेड बात किया था, ना इंटरनल से रिलेटेड, ना प्रेशर से, तो आपको कोई ना कोई आंसर तो पिक करना होगा। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि सर लार्ज ओपनिंग दिया गया है, और जब लार्ज ओपनिंग का केस आता है तो उस कंडीशंस में हमारे पास इंटरनल विंड प्रेशर जो कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है? प्लस माइनस 0.70 होता है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा? 0.5 पी होगा? नहीं सर। 0.5 पी भी नहीं होगा सर। 1.0 पी होगा? नहीं सर। 1.2 पी होगा? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इस आंसर में बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लेटरल ब्रेसिंग ऑफ एडजेसेंट ट्रसेस इज नेसेसरी इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि जो हमारे पास लेटरल ब्रेसिंग होती है उसका फंक्शंस क्या है। अब देखिएगा जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस होता है, इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस में क्या होता है आपके पास कभी कभी अर्थक्वेक और विंड लोड का जब क्या होता है इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो उस कंडीशंस में वहां पे आपका रूफ ट्रस क्या होता है? अफेक्टेड होता है। जब रूफ ट्रस अफेक्टेड होता है और किसके लॉन्ग होता है? उसके रिज लाइन के होता है, क्योंकि जो आपका ये रूफ ट्रस होता है एक आपका इंक्लाइन मेंबर इस तरह होता है, एक इंक्लाइन मेंबर इस तरह होता है, सेंटर पोर्शंस में आपका एक रिज लाइन होती है। तो ये जो रिज लाइन होती है ये अफेक्टेड होती है। इस रिज लाइन को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं सर? आपका लेटरली ब्रेसिंग यूज करते हैं। तो रीजन क्या बोलता है कि विंड फोर्स एक्टिंग लॉन्ग द रिज लाइन आर टू बी रजिस्टर्ड। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो आपका लेटरल ब्रेसिंग होता है वो किसको रजिस्ट करता है सर? आपके विंड फोर्स को रजिस्ट करता है, जो कहां पे अफेक्टेड करता है? आपके रिज लाइन को। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? आपका रिज लाइन आपका अफेक्टेड नहीं होगा अगर आप वहां पे क्या यूज करोगे सर? लेटरली ब्रेसिंग का यूज करोगे। देखिएगा आपने प्रीवियस में भी पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था आपके पास एक ब्रेसिंग होता है, आपके पास एक लेसिंग होता है, आपके पास एक बैटन्स होते हैं। वहां पे हमने देखा था, वहां पे हमने मोस्टली बात की थी लेसिंग और बैटन्स की। ठीक है, लेसिंग और बैटन्स का जो मेन फंक्शन था वो क्या कर रहे थे आपके पास कि जो आपके कंप्रेशन के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको होल्ड करके रख रहे थे, और उनके ऊपर जो भी स्ट्रेस आ रहा था और फोर्स आ रहा था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसके सेक्शंस के ऊपर। क्लियर है? बट यहाँ पे बात की जा रही है आपके लेटरल ब्रेसिंग की बात की जा रही है। लेटरल ब्रेसिंग क्या कर रही है सर? टू अवॉइड दी विंड फोर्स अफेक्ट अलोंग द रिज लाइन।
क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, दोनों ही ऑप्शंस क्या है सर इसके सही है, ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर ने उसने रीजन दिया है कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि जब सर वहाँ पे हम लेटरल ब्रेसिंग यूज कर रहे हैं रूफ ट्रस में, ऐसा इसीलिए कि सर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के विंड फोर्स एक्टिंग कर रही है, उसको क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है आपकी लेटरल ब्रेसिंग। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिएगा, कंसीडर द फ्लॉइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूफिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रस। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस से रिलेटेड बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द साइनोइडल शेल इज प्रेफर्ड टू नॉर्थ लाइट स्टील ट्रस रूफ में, बिल्कुल, कि जो आपके पास साइनोइडल शेल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक स्लैब होता है, एक शेल होता है, शेल का जो पोर्शन होता है ना थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जैसे आपने एग देखा होगा, एग शेल बोलते हैं कभी कभी, उसकी तरह होता है। तो उस तरह के शेप का यूज हम कहाँ करते हैं सर, नॉर्थ लाइट स्टील रूफ में करते हैं, बिल्कुल सी। आपने देखा भी होगा, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे जो आपकी छतें होती है वो ढलानदार होती है, कुछ ऐसी होती है, वो कैसे होती है, आपके पास एक साइनोइडल शेल की होती है। अब जब साइनोइडल शेल की होती है तो इस पे क्या होता है कि जब भी कभी कभी वहाँ पे स्नोफॉल गिरता है तो उसके ऊपर स्नोफॉल क्या नहीं होता है, स्टे नहीं होता है, तो उसका जो एंगल हो रहता है वो इस तरह से रहता है कि जो स्नोफॉल वहाँ पे इजिली क्या हो जाए, आपका बाहर निकल जाए। क्लियर है। तो उसका हम यूज कहाँ करते हैं सर, नॉर्थ लाइट स्टील ट्रस रूफ में करते हैं। तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सर ट्रू है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि वेयर हाउसेस फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल, बिल्कुल, क्योंकि वेयर हाउसेस फ्लैट स्लैब का आप यूज वहां पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जहां पे भाई आप इंडस्ट्रियल रूप है वहां पे हम क्या करेंगे, फ्लैट स्लैब का, ठीक है, क्योंकि फ्लैट स्लैब हम मोस्टली हम कहाँ देखते हैं, आपके प्लेन एरियाज के अंदर देखते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आपके इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस की, इसका मोस्टली यूज आप हिली एरियाज के अंदर देखते हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी सर, मेरे पास ट्रू हो गई है। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोड अदर देन सेल्फ वेट हैव इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डिजाइन, कि लोड अदर देन सेल्फ वेट हैव इनसिग्निफिकेंट, नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, वो सिग्निफिकेंट होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या हो गई सर, मेरे पास फॉल्स हो गई है। देखिएगा, बिसाइड, मैं लिख देता हूं उसको, बिसाइड्स दी सेल्फ वेट जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी विंड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, आपके पास इम्पोज लोड, लाइव लोड को ही आप इम्पोज लोड बोल सकते हैं, आपका स्नो लोड हो सकता है। ये क्या किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, आपके कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस। तो सर इनसिग्निफिकेंट तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये तीसरा गलत हो गया। जहां पे भी थर्ड दिखाई दे रहा है हटा दीजिएगा। सर ए में 3 है, बी में 3 है और सर डी में 3 है। बचा कौन सा आपके पास सर, बचा आपके पास सी ऑप्शन। तो सी में है सर हमारे पास 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। फोर्थ भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कंसीडरेशन ऑफ कोरेसिव इन्वायरमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज इट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसकी फोर्थ की, तो फोर्थ आपके पास सही भी हो सकता है, इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, बट जब हम इसको एज ए ड्यूरेबिलिटी पर्पस से देखते हैं तो इसको हम इग्नोर करके मान सकते हैं। तो ये भी आपका पास क्या हो गया सर, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, 1 and 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो गया है आपके पास। क्लियर है। उसने लोड को बोला है कि वो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, नहीं, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, क्योंकि उसको एज ए हम डिजाइन कंसिडरेशन में उसको भी हम ऐड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वर्टिकल मेंबर ऑफ हो रूफ ट्रस इज मेड ऑफ स्टील। देखिएगा कि जो आपके पास वर्टिकल मेंबर होते हैं हो रूफ ट्रस, ये हो रूफ ट्रस भी क्या है, आपके पास एक ट्रस की ही एक टाइप है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आपके हो रूफ ट्रस की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी हम हो रूफ ट्रस की बात कर लेते हैं, एक पैटेंट भी होता है भाई, ठीक है, जैसे ये हो रूफ ट्रस है, एक पैटेंट भी है, ठीक है। अब जो ये हो रूफ ट्रस होता है, इसमें क्या देखा गया है, सबसे पहले इसमें ये होता है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर कुछ डायगोनली मेंबर होते हैं और कुछ सर यहाँ पर आपके पास वर्टिकल मेंबर होते हैं। क्या बोला सर आपने कि इसके 2 टाइप्स के मेंबर हो सकते हैं, इंक्लूडेड आपके पास डायगोनली भी हो सकते हैं, बिल्कुल डायगोनली मेंबर भी हो सकते हैं आपके पास, और क्या हो सकते हैं सर आपके पास एज ए वर्टिकल मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। किसके सर, आपके होयू रूफ ट्रस के। अब जब मैं होयू रूफ ट्रस की बात करता हूं, इट इज द टाइप ऑफ रूफ ट्रस, तो हम लिख सकते हैं इट इज टाइप ऑफ रूफ ट्रस। ये भी क्या है, एक रूफ ट्रस की टाइप बोल दो या एलिमेंट बोल दो,
ठीक है, हम टाइप बोलते हैं, ज़्यादा बेटर है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ डायगनली मेंबर होते हैं, कुछ आपके पास वर्टिकल मेंबर होते हैं। अब जो आपके पास डायगनली मेंबर होते हैं वो किस नेचर के होते हैं सर आपके पास? वो हमारे पास कंप्रेशन इन नेचर के होते हैं, और वर्टिकल मेंबर हमारे पास टेंशन इन नेचर के होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है सर आपके पास? डायगनली मेंबर हमारे पास कैसे होते हैं सर? कंप्रेशन इन नेचर के होते हैं, कंप्रेशन इन नेचर के होते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल मेंबर होते हैं वो सर आपके पास क्या होते हैं? टेंशन इन नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब हम टेंशन की बात करते हैं, टेंशन इन नेचर, ठीक है, बट आज किसकी बात की जा रही है आपकी सर? आपकी वुड की बात की जा रही है। तो जो हमारे पास वुड होता है, wood is not preferred wood is not preferred as a tension member। उसको हम एज ए टेंशन मेंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल मेंबर होता है हॉय रूफ ट्रस मेड ऑफ स्टील, वो स्टील के बने होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। और जब स्टील के बने होते हो तो कैसे होते हैं सर आपके पास? वो टेंशन इन नेचर के होते हैं। आज वर्टिकल बोला है तो वर्टिकल किस नेचर के होते हैं सर? हमारे पास टेंशन होते हैं, और डायगनली हमारे पास कंप्रेशन होते हैं। बट जब टेंशन ही होते हैं तो वुड जो होता है हमारे पास इज नॉट प्रेफर्ड एज ए टेंशन मेंबर, बट वुड को आप एज ए टेंशन मेंबर की तरफ प्रेफर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो रीजन में वही तो बोला है कि ऑर्डिनरी वुड इज नॉट यूज फॉर टेंशन मेंबर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर हम बात करते हैं तो ये करेक्ट रीजन तो नहीं है, हालांकि ये है सही है। आपके पास ये वाला भी ट्रू है और ये भी सर ट्रू है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपके पास? बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते थे, देखिएगा सर जब हमने यहाँ देखा था क्या क्या स्टेटमेंट थी, बोथ बी में था कि ए और आर ट्रू तो है, बट आर जो है आपके पास वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके असर्शंस का। तो उसी तरह से हमने इसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिन कनेक्शंस। आज किसकी बात की जा रही है? पिन कनेक्शन से रिलेटेड बात की जा रही है। पहले हम पिन कनेक्शंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या क्या उसने बोला है। किसकी बात की जा रही है सर आपके पास? पिन कनेक्शंस की बात की जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा पिन कनेक्शंस होता है इसमें आप देखिएगा, पिन कनेक्शंस में हम क्या करते हैं सर? पिन का यूज करते हैं। तो हम लिख देखते हैं पिन कनेक्शंस में क्या करते हैं सर? हम पिन्स का यूज करते हैं। ठीक है, पिन कनेक्शन में सर पिन्स का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पे जो आपके पास इसकी जो एनालिसिस की जाती है वो कैसे की जाती है सर? आपके पिन कनेक्शन की एज ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की जाती है। इनकी जो एनालिसिस देखिएगा, इनकी जो सर हम एनालिसिस जो की जाती है वो एज ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की जाती है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की जाती है। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया है? देखिएगा मैं आपको एक बिल्कुल एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट कि जो मूवमेंट होता है आपके पिन कनेक्शन पे वो क्या होता है सर? जीरो होता है। तो आप लिख सकते हैं मूवमेंट अबाउट पिन कनेक्शंस वो क्या होता है सर आपके पास? इज जीरो होता है। वो क्या होता है सर आपके पास? जीरो होता है। ओनली वन पिन यूज्ड एज ए कनेक्शंस। यहाँ पे क्या किया जाता है? ओनली जब आप एक कनेक्ट करोगे तो एक ही पिन यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही कनेक्शन पे आप दो पिन यूज कर देते हैं। ओनली वन पिन is used in connection। क्लियर है? बिल्कुल सही। ये क्या करता है सर आपके पास? ये करता है reduce the secondary stresses। ये क्या करता है सर? reduce the secondary stresses। secondary stresses को 2 डिग्री लिखा हूं मैं। secondary stresses occurring in the joints, occurring in the joint।
ठीक है, सारे पॉइंट्स है पिन कनेक्शन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट्स क्या बोला है कि पिन कनेक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं सर, आपके पिन को यूज करते हैं। जब हम पिन का यूज करते हैं तो इनका जो एनालिसिस किया जाता है वो आपके पास एज ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किया जाता है। क्लियर है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स मतलब इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी सर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट अबाउट द पिन कनेक्शंस क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, इनकी बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है आपका पिन कनेक्शंस में, 0 रहता है। ओनली वन पिन यूज्ड इन कनेक्शंस, कि जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं किन्हीं दो मेंबर्स को ऐसे, तो हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। रिड्यूस द सेकेंडरी स्ट्रेसेस अकरिंग इन द जॉइंट्स। क्लियर है? और ये क्या करता है, सेकेंडरी स्ट्रेसेस को रिड्यूस करता है जो कि आपके जॉइंट्स पे अकर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हो सकता है, क्या सारे पिन कनेक्शंस को आप ऐसे रिजिड कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, इसको ये क्या हो सकता है, इट इज नॉट कंसीडर इज रिजिड, नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है सर। ठीक है, रिजिड होता है जिसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या रहता है, सेम रहता है। कि जैसे आपका पहले था, सपोज कीजिएगा 90 डिग्री था, तो बाद में टिल्ट होने के बाद भी उसका जो एंगल रहता है वो सेम रहता है। बट पिन कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, पिन कनेक्शन आपका रिजिड नहीं हो सकता भाई। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि मोमेंट अबाउट पिन कनेक्शन इज 0। कहाँ पे लिखा था मैंने, मोमेंट अबाउट पिन कनेक्शन इज 0, तो ये वाली स्टेटमेंट दी थी। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, आपके पास ट्रू हो गया है। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली वन पिन यूज्ड इन कनेक्शन, तो देखिएगा कहाँ पे लिखा था सर, ओनली वन पिन यूज्ड इन कनेक्शन, तो ये भी सर ट्रू हो गया आपके पास। थर्ड देख रहा है सेकेंडरी स्ट्रेसेस डू नॉट अकर, देखिएगा सेकेंडरी स्ट्रेसेस अकर होती है पिन कनेक्शंस में। ठीक है, उनको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, तो ये क्या हो गया सर आपके पास, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर रिजिड, कि सर वो रिजिड होता है, नहीं सर वो रिजिड नहीं होते हैं, हम लिख देते हैं सर नॉट, तो ये भी क्या हो गया सर, फॉल्स। तो पहले जहां पे आपको 3 दिखाई दे रहा है उसको आप हटाइएगा। 3 आपका यहाँ भी था सर, यहाँ भी था और यहाँ भी था, बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी कि 1 और 2 आपके पास क्या है सर, ट्रू है। क्लियर है? तो देखिएगा ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मिलते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। एक पिन कनेक्शन से टोटल 6 कनेक्शन आपके पास एज ए थ्योरी पूछे जाते हैं। ठीक है, पिन कनेक्शन से कितने क्वेश्चन थ्योरी पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए लग रहा है, बट मैं आपको 6 के आंसर बताया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन, तो देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्पेसिंग की बात की जा रही है। इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमने इसको इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इसको नाम क्यों दिया है। इकोनॉमिक नाम दिया है इसका क्योंकि ये वेट से रिलेटेड क्या होते हैं, थोड़ा हल्का होते हैं, तो इसीलिए आपने इसको नाम दिया है इकोनॉमिक्स स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। अब जो आपके पास इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस होता है वो क्या होता है, आपके पास T इज इक्वल टू 2P प्लस R होता है। ठीक है, बिल्कुल सही होता है। जहां पर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर P की, P क्या है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन है, और R क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग है। तो देखिएगा R की बात जानना है आपको और P की बात जानना है। ठीक है, R क्या है, P क्या है, वो देखिएगा। P क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स है, तो हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स। ठीक है, और R क्या है आपके पास सर, R है कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं आपके पास इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस की, ये किससे रिलेटेड है आपके पास, ये ओवरऑल रूफ ट्रस से रिलेटेड है। इट इज मेड ऑफ, आप लिख सकते हैं इसको अगर लिखना चाहो, इट मेक्स द overall cost of roof truss। ये क्या बताती है आपको पास, एक प्रकार से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस बताती है, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जिसके अंदर आपका पर्लिन हो सकता है, रूफ कवरिंग हो सकता है, स्पेसिंग ऑफ कॉलम हो सकता है। क्लियर है? देखिएगा जिसके अंदर क्या हो सकता है, स्पेसिंग हो सकता है, पर्लिन्स हो सकता है, आपके पास रूफ कवरिंग हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं क्या क्या हो सकता है सर, आपके पास स्पेसिंग ऑफ कॉलम हो सकता है, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस लिख देते हैं। ठीक है, और आपके पास सर पर्लिन हो सकता है, पर्लिन्स आ सकते हैं,
कॉस्ट, अब उसके बाद हो सकता है आपके पास रूफ ऑफ कवरिंग हो सकती है, क्या हो सकती है आपके पास, रूफ कवरिंग हो सकती है, रूफ कवरिंग हो सकती है, और कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ये भी लिख देते हैं, और कॉस्ट ऑफ आपका ट्रस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स रूफ स्पेसिंग है, वो किस किस का फंक्शन है, तो आपका वो फंक्शन हो सकता है कॉस्ट ऑफ पर्लिन का हो सकता है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग का हो सकता है, आपके पास कॉस्ट ऑफ ट्रस हो सकता है, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस हो सकता है, पर्लिन हो सकता है, सबका हो सकता है, यानी सभी पे क्या करती है वो आपकी डिपेंड करती है। तो देखिएगा लोड पे नहीं करती भाई, तो जहां पे भी आपको लोड, तो लोड लाइव लोड आपके पास नहीं हो सकता है, डेड लोड नहीं हो सकता है, लाइव लोड नहीं हो सकता है, डेड लोड, जहां पे भी लोड दिखाई दिया वो आप एलिमिनेट करते। बचा कौन सा, एक ऑप्शन बचा, इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड अपॉन किस पे, आपके कॉस्ट ऑफ पर्लिन पे डिपेंड करता है जिसको P से रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग जिसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। सिंपल सा आंसर था, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर A इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Which among the following assumptions are made in the design of roof truss? आपको क्या दिया गया है, कुछ assumptions दी गई है डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस की। पहले बोल रहा है कि जो आपका रूफ ट्रस इज रिस्ट्रेन्ड बाय द रिएक्शंस। देखिएगा, अब जब रूफ ट्रस को क्या किया जाता है, रिस्ट्रेन किया जाता है उसके बाय रिएक्शंस से। अब जो आपका बाय रिएक्शंस होगा वो एक्सटर्नली सपोर्टिंग होगा। अब जब एक्सटर्नली सपोर्टिंग होगा वो आपका हिंज हो सकता है, रोलर हो सकता है, गाइडेड हो सकता है। तो इसका मतलब पहली assumption सर ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ द मेंबर मीटिंग एट ए जॉइंट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। ये भी सही हो गया सर, बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ द मेंबर होता है वो कहाँ पे मीट करता है, आपका इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट पे मीट करता है। क्लियर है, नेक्स्ट बात कर रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि रिवेट जॉइंट्स एक्ट ए फ्रिक्शनलेस हिंज। बिल्कुल, कि जो आपका रिवेट जॉइंट होते हैं वो एक्ट करते हैं फ्रिक्शनलेस हिंज की तरह। तो ये भी सर क्या हो गया सर, मेरे पास ट्रू हो गया है। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोड एक्ट नॉर्मल टू द रूफ सरफेस, कि जो लोड एक्ट करता है वो कैसा एक्ट करता है सर, नॉर्मल टू द रूफ सरफेस करता है। बिल्कुल करते हैं, बट लोड में अगर हम बात करते हैं विंड लोड की, तो विंड लोड एक्ट करता है आपके पास कैसा, नॉर्मल टू द रूफ सरफेस। नोट पॉइंट लिखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो सर मेरे पास क्या होता है, विंड लोड एक्ट नॉर्मल टू दी रूफ सरफेस अदर, और जो बाकी है अदर में आपके पास डेड लोड आ गया, डेड लोड आ गया आपके पास, डेड लोड एंड लाइव लोड, डेड लोड एंड लाइव लोड एक्ट एज ए डाउनवर्ड, एक्ट एज ए वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड को मैं डिक्रीज लिख देता हूं, या वर्टिकली डाउनवर्ड लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी आपको 4 दिखाई दे रहा था उसको हटाइएगा। सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सर ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा आपके पास, डी ऑप्शन रह गया। क्लियर है, तो इस तरह से आपको डी क्या हो गया सर, सही आंसर हो गया है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं। क्लियर है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रक्चर मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज टर्म्ड एज। देखिएगा, जब भी हम 2 और 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गसट प्लेट बोलते हैं। गसट प्लेट क्या करता है, 2 और मोर एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। वो आप कनेक्ट आप रिवेट से भी कर सकते हैं, बोल्ट से भी कर सकते हैं, और आप उनको वेल्डिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास सर क्या हो गया है, सर सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन ए गैबल्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऑर्डर टू मिनिमाइज द विंड फोर्स, कि अगर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो गैबल्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रूफ ट्रस की बात कर रहा है। और उस कंडीशंस में अगर आपको विंड फोर्स को मिनिमाइज करना है तो उस कंडीशन में रूफ स्लॉप शुड नॉट बी क्लोज टू, क्या होना चाहिए, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री। तो आपका क्लोज होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास रूफ स्लोप होना चाहिए, रूफ
स्लोप वो क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। बहुत ही सिंपल था। यस सर। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्यों गलत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ओवर रोड ट्रसेस टू कैरी डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एज पर IS कोड, व्हाट आर दे एज्यूम टू बी। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्लिन्स की बात की जा रही है। पर्लिन्स की बात की जा रही है। तो देखिएगा पर्लिन्स का जो हम क्या करते हैं, पर्लिन्स जो डिजाइन की जाती है, मे बी पर्लिन्स मैं लिख रहा हूं यहां पर, मे बी डिजाइन्ड उसको आप किस तरह से डिजाइन किए सकते हैं सर, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं आपका सिंपली सपोर्टेड की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं, कैंटिलियर की तरह डिजाइन कर सकते हैं, और आप उसको एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा सर आप बोल रहे हैं कि सर उसको एज ए सिंपली सपोर्टेड की तरह डिजाइन किया जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह डिजाइन किया जाता है, और सर उसको हम कैंटिलीवर बीम की तरह डिजाइन किया जा सकता है, और उसको हम कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन किया जा सकता है। क्लियर है कि जो आपका पर्लिन्स होता है, पर्लिन्स कहाँ पे यूज किया जाता है सर, आपके इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस के अंदर किया जाता है। ये क्या किया जाता है, इसको एज ए हम टेंशन मेंबर की तरह डिजाइन करते हैं। जब इसको हम एज ए टेंशन मेंबर की तरह डिजाइन करते हैं तो इसको हम एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं, कैंटिलीवर बीम की तरह भी, और एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं आपके किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू IS 800 के मुताबिक जो हमारा सर पर्लिन्स होता है, पर्लिन्स may be designed as a continuous beam की तरह किया जाता है। किसकी तरह सर, आपका continuous beam की तरह डिजाइन किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमारे लिए नया नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पे कर सकते हैं सर, सिंपली सपोर्टेड भी कर सकते हैं, कैंटिलीवर भी कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस भी कर सकते हैं। बट सर हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू IS 800 के मुताबिक हम उसको एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह, यहाँ पे कॉन्ग्रुअस नहीं है भैया, कॉन्टिन्यूअस है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। तो इस सेशंस में हमारे जितने भी क्वेश्चन थे थोड़े से थ्योरेटिकल ज्यादा थे, कोडल प्रिजन से क्वेश्चन ज्यादा थे, एजम्पशन से बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि सर हमने क्वेश्चन ही किया है। क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ ऐसी टर्म्स भी स्टडी की है जो शायद ही आपकी थ्योरी में कवर ना भी की गई होगी, बट यहाँ पे हमने बिल्कुल उसको पूरी कंसेप्ट वाइज कवर की है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो, और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस भी फ्रेम किया जाए तो आप उस क्वेश्चंस का भी इजीली आंसर दे पाएंगे। बेटर होगा इसी सेशंस को आप अगर फर्स्ट टाइम आपको अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे तो इसको सेकंड टाइम रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जितने भी हम अब तक क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप सिंगल टाइम में तो आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। कम से कम आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, SSC JEE और गेट के क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार लगाइएगा। अगर आपने 3 बार लगा दिए और उसके बाद आपने डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चंस आप गलत कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मार्केट में बहुत ज्यादा बुक्स हैं, उनमें बहुत सारे आपके पास MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट बेटर होगा पहले आप इन 3 ही सोर्स को ही फॉलो कीजिएगा। पहले आपका गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, वहां से आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आप SSC JEE के क्वेश्चंस को टारगेट कीजिएगा, और फिर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज को टारगेट कीजिएगा। अगर आप साथ साथ करेंगे, जैसे आज हम बात किया था इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस्ट के आपने SSC के लगाए, फिर आप ESC के लगाओ, फिर गेट के लगाओ। अगर इन तीनों को आप बिल्कुल एक पैरेलल में चलाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंसेप्ट आपका वीक रह जाएगा, और लास्ट में आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि सर थ्योरी पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो सर क्वेश्चन के साथ ही हमारे
हमारी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर है? तो जब तक मैं आपका सेकंड सेशन लेकर आता हूं तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर। तो मिलते हैं अब आपको नए सेशन में।